भर्ती आप हो जाएंगे तो हॉलीडेज मिलेंगे तो सबके लिए समान होंगे, नहीं होंगे? या किसी को सिर्फ 5 दिन की छुट्टी या किसी को 10 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होगा। पदोन्नति, जब प्रमोशन होंगे तो सबके समान अधिकार होंगे। प्रमोशन, इसके कुछ अपवाद होंगे और उन्हीं को फिर आगे बताया जाएगा एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। प्रमोशंस में, पदोन्नति में। पेंशन आपको मिलेगी तो सबको बराबर, समता होगी एक रिटायरमेंट के बाद में, जहां कहीं पर भी पेंशन मिलती है। ओके, तो ये बात हुई लोक नियोजन के अवसर पर समता। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इसको व्याख्या की गई है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 2 में। क्या कहा गया है, लिखेंगे। धर्म, पहले लिख लें तब अच्छे समझ पाएंगे। धर्म, जाति, कितने ग्राउंड्स थे आर्टिकल 15 में? टोटल 5 ग्राउंड पर हमने बात की थी, ठीक है। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और जन्म स्थान हो गया, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर यहां पर ग्राउंड्स की गिनती करें टोटल, आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। यानी क्या कह सकते हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, मूलवंश। अभी मैंने आपको बताया था मूलवंश का क्या अर्थ हो गया, आपको बोलेंगे भी फटाफट से। कोई भी रेस से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी सेक्स आपका है, कोई भी बर्थ ऑफ प्लेस आपका, कहीं पर भी आपका उद्भव हुआ हो, डेसेंट कुछ भी हो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कुछ भी हो, निवास स्थान, आप कहीं भी रहते हो। अब ऐसा नहीं कह सकते ना किसी से। तो 5 चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई चाहे आप किसी भी धर्म से हो आपको अवसर मिलेगा, आपकी कोई भी जाति हो आपको अवसर मिलेगा, आप किसी भी रेस से जुड़े हुए हो, ठीक है, यानी कि किसी भी जनजाति या किसी से भी संबंधित आप हो, आप किसी महिला हो या पुरुष हो, आप पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, आपका जन्म गांव में हुआ हो, ठीक है। उद्भव यानी कि आप किस तरह से, मतलब आपका जन्म हुआ है या आपका पालन पोषण किस तरह से हुआ है। निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी आप गांव में रहते हैं, गली में, मोहल्ले में, शहर में, आप पिछड़ी जगह रहते हैं, विकसित जगह रहते हैं। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अपात्र नहीं किया जा सकता है। अब स्टेट कभी ये नहीं कर सकता कि भाई नहीं, हम तो इनको अपात्र करेंगे क्योंकि इनका गांव में जन्म हुआ है तो ये इस परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? आगे आएंगे। अब आते हैं कुछ जो छूट दी गई हैं। 16 का सबसेक्शन 3 ये क्या कहता है? ये कहता है निवास स्थान, अभी तो हमने कहा भेदभाव नहीं होगा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, आधार पर भेदभाव हो सकता है। अभी तो भैया बात की गई कि नहीं होगा, और अगले ही सब क्लॉज में ये बात कर दी गई कि भैया भेदभाव हो सकता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इसको समझिए, देखो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। जैसे आप किसी एक स्टेट से होंगे, सोचिए जरा, जैसे आप यूपी से हैं और आपने एमपीपीसीएस के लिए फॉर्म भर दिया, एमपीपीएससीएस के लिए, ठीक है। ये आप एमपी से हैं और यूपीपीसीएस के लिए आपने अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब है किसी भी परीक्षा के लिए आपने यूपी से थे, एमपी की किसी परीक्षा में अप्लाई किया और यहां यूपी में आप ओबीसी में आते थे, तो एमपी में जाके आप कहां काउंट होंगे? या आप एमपी से थे, वहां पर आप एससी में आते थे और यहां यूपी में आके, मतलब अदर स्टेट में आकर के आप कैसा काउंट होते हैं? तो आप कहेंगे कई बार क्या है उसको सामान्य वर्ग, ज्यादातर, अधिकतर, क्या बोलेंगे कि कहां पे आपका काउंट किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि उसको भैया सामान्य वर्ग में। तो जो आरक्षण उसको मिलना था वो तो मिलेगा नहीं, फिर
बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग में उसको काउंट कर लिया गया। तो ये क्या हुआ फिर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो गया ना। यानी यहां जो उसको आरक्षण मिला हुआ था वो उसका आरक्षण क्या बचा रहा यहां पर, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये जो राज्य इसको कर सकता है निवास स्थान के आधार पर, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार आपका भाई यूपी में आपका वैकेंसी निकली तो वो हर स्टेट का अपना उत्तरदायित्व था कि भाई अपने राज्य को वो क्या दे, अपने राज्य में वो रोजगार दे। अब कहीं ऐसा ना हो कि राज्य में जब रोजगार दिए जा रहे हैं तो बाहर के लोग ही आकर के दूसरे राज्य के भर्ती हो जाए। दरअसल में वो उत्तरदायित्व तो किसका था, उस आपका स्टेट गवर्नमेंट का था। अगर वही सही तरीके से रोजगार देती अपने यहाँ तो वो लोग नहीं आते। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उस स्टेट को जो रोजगार मिलने थे उसमें भी कहीं उन बच्चों को जो लाभ मिलना था वो ना मिल पाए, उसके लिए ठीक है ये किया जाता है। फिर आता है आपका 16 का 4, ये क्या कहता है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की बात की गई है कि कोई भी जो सेवा है उसमें आपका नौकरी में, मुझे बताइए नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है नहीं मिलता, तो आप कहेंगे स्टेट ऐसे नियम बना सकता है, यानी कि आपका क्या कहेंगे, सेल प्रिवेंट लिख सकते हैं हम इसको, स्टेट सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन किस में, आपका राज्य के अधीन सेवाओं में कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहां पर पिछड़े लोगों के लिए एक आरक्षण होगा। ठीक है, मिलता आरक्षण या नहीं मिलता है बताएं। जैसे कि आपका मेरिट आप देखें तो मेरिट अलग अलग होती है कि नहीं होती है, समझ पाए होंगे इस बात को तो सभी जानते हैं आप, क्योंकि प्रतियोगी छात्र हैं, जो ना प्रतियोगी छात्र होते तो ना जानते शायद इस बात को। 16(4)A में बताया गया है पदोन्नति में आरक्षण। मैंने कहा था ना अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपके प्रमोशन भी होंगे, तो उस पदोन्नति में आरक्षण, इसकी बात कहां पर की गई है, किसके लिए, किसको मिलता है पदोन्नति में आरक्षण, SC ST को मिलता है, सिर्फ SC ST के लिए। यानी हम लिख सकते हैं रिजर्वेशन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस ओनली फॉर SC एंड ST। इसको जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 77वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 77वां जो संविधान संशोधन था 1995 में इसको जोड़ा गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहां पर इतना आप समझ लो कि जब प्रमोशंस होंगे तो प्रमोशंस में क्या होगा, SC ST के लिए वहां पर एक छूट होती है, ठीक है, कि वो आपका और आगे तरक्की कर पाए, यानी कि यहाँ तक तो जॉब देने की तो बात थी ही, उसके बाद में वो और विभागीय तरक्की कर पाए, इसके लिए पदोन्नति में आरक्षण उनको होता है। मैंने आपसे कहा था जो हम आरक्षण पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, हालांकि धीरे धीरे हमारे टॉपिक्स आएंगे आरक्षण के, जो हम आर्टिकल 330 के आसपास पहुंच जाएंगे तो वहां पर इन सब की चर्चा होगी बहुत विस्तार से। अभी हमको समझना है मौलिक अधिकार क्या है, तो पदोन्नति में आरक्षण एक मौलिक अधिकार है या नहीं है, तो इसी को डिफाइन किया गया 16(4) के B में भी। तो एक तो पदोन्नति में आरक्षण, और यहां पे किया गया कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत दिया गया है, कैरी फॉरवर्ड जिसको हम बैकलॉग के नाम से भी जानते हैं, बैकलॉग, ठीक है, अग्रनयन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, अग्रनयन। इसको समझें क्या होता है भाई। प्रमोशन तो आप समझते होंगे ना, प्रमोशन मतलब कि प्रमोट करना किसी चीज को, तो उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचा देना, प्रमोशन समझते हैं सभी लोग या नहीं, कभी पता चले प्रमोशन ही नहीं हो बोलेंगे अभी फटाफट से, हाँ समझते, ओके। तो कैरी फॉरवर्ड क्या है, देखो ऐसे समझिए, जैसे किसी भर्ती में आपका 1000 पोस्ट थी, बड़ा ध्यान से समझना, 1000 पोस्ट में से जो रिजर्वेशन था आपका, कितना रिजर्वेशन होता है, मैंने ST के लिए 7.5%, और SC के लिए कितना बताया था आपको, SC के लिए कितना बताया प्रतिशत, लिख के बताओ सारे के सारे लोग।
तो मैंने कहा यहां पर एसटी के लिए 7.5% सीटें होनी चाहिए। तो 7.5% सीट का मतलब क्या हो गया आपका, तो हम कहेंगे भैया 75 सीट हो गई, 75 सीट हो गई, ठीक है, 75 सीट हो गई। अब यहां पर बात क्या है कि जो 75 सीट है, अब ये तो फॉर्म निकले आपका, हम मान लेते हैं 2024 में, लेकिन किसी वजह से ऐसा हुआ कि 75 उम्मीदवार भी नहीं मिले और जो सेलेक्ट हो पाए लोग वो यहां पर हो पाए आपका, हम मान लेते हैं 50 लोग। तो कितने पद खाली रह गए यहां पर बताएंगे? तो यहां पर आप कहेंगे भैया जो 25 हैं वो वैकेंट रह गई, सीट वो खाली रह गई, है ना। और अगले साल जब वैकेंसी आपका 2025 में आएगी और तब भी वहां पर क्या होते हैं, 1000 पद निकलेंगे, 1000 पद निकलेंगे। तो रिजर्वेशन तो ऐसे ही होगा 50.5, 27% आपका, 15% और 7.5% जो मैंने आपको बताया था। लेकिन इस बार जो पद खाली रह गए थे उनको जोड़ करके दिया जा सकता है। तो ये अतिरिक्त जो पद जोड़े जाएंगे, अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि कुल 1025 पद होंगे, नहीं, पद तो कुल 1025 होंगे लेकिन सभी के लिए नहीं होंगे। ये 25 फिर से क्या बोलेंगे, यहां पर फिर से 75 का तो आरक्षण है ही है, ये 25 का इस वर्ष, क्योंकि पिछले वर्ष खाली रह गई थी तो ये रिजर्व रहेगा, यानी कि यहां पर इस बार जो एसटी के लिए आरक्षण होगा वो 100 सीट पर होगा। थम्सअप करके मुझे बताएं, ये बात क्लियर है? छोटी सी कॉमन सी बात है। जो पद खाली रह गए तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1025 में से 7.5% दिया जाना चाहिए, नहीं, 1000 में से 7.5 दिया जाएगा 1000 पोस्ट में से, और उसके बाद में जो खाली हो गए इसी को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी कि इस साल जो पद हमारे खाली रह गए हैं उनको अगले वर्ष के लिए ले जाना, ठीक है। 16(4)(b) की बात हमने कर ली। फिर हम आते हैं आपका आर्टिकल, देखो हाँ ये भी तो पूछा जा सकता है 16(4)(a), जैसे मैंने आपको बता दिया ना 77वां, हाँ ठीक है। इसी तरह से 16(4)(b) कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका 81वें संविधान संशोधन से। पूछा जाता है कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत, बैकलॉग, ये जो किस संशोधन से आपका जोड़ा गया, तो 81वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। फिर आते हैं हम 16 के 5 पे। 16 का 5 क्या कहता है, ये कहता है नियुक्ति में वरीयता, नियुक्ति में वरीयता, यानी कि सीनियरिटी इन अपॉइंटमेंट। या प्रायोरिटी हम कह सकते हैं तो ज्यादा होगा, क्योंकि वरीयता वरिष्ठता को दर्शाता है, सीनियरिटी ये होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन अपॉइंटमेंट। कैसे, जैसे मान के चलिए कोई आपका आर्मी है, और आर्मी में आप लोगों को पता होना चाहिए पंडितों की भर्ती होती है कि नहीं होती। आर्मी में वहां पे भी टीचर्स भर्ती होते हैं, ठीक है, वहां के स्कूल के लिए, वहां के मंदिर के लिए। तो जो वहां पर पंडित भर्ती हो रहे हैं, जो ब्राह्मण भर्ती हो रहे हैं, अब उनकी उन्होंने एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग ली कि भाई ये हमको एमए चाहिए संस्कृत में, या उन्होंने कह दिया ये पीएचडी चाहिए हमको संस्कृत में। तो वो जो व्यक्ति उनको मंदिर के लिए अपॉइंट करना है, इसकी इनको जरूरत है, आर्मी के वहां पर अपना अंदर प्रांगण में एक मंदिर है, उसके लिए इनको आवश्यकता है। तो मुझे बताइए क्या इसके लिए एक मौलवी साहब भी अप्लाई कर दें, और एक आपका यहां पर मैंने क्या बोला, एक जो पुजारी साहब है उन्होंने अप्लाई किया, शिक्षा है दोनों के पास में, इन जो पीएचडी चाहिए संस्कृत में वो इनके पास भी है, और जो पीएचडी चाहिए संस्कृत में वो इनको भी चाहिए, इनके पास भी है। तो किसको, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो मौलवी साहब को बोले कि भाई आप आ जाओ, तो ये उनका अपना वरीयता दी जाएगी यहां पर, यानी किसको चुना जाएगा, मंदिर के लिए पुजारी को चुना जाएगा। ऐसे ही मान के चलो किसी मस्जिद के लिए चुनना हो तो किसको चुनेंगे, तब मौलवी साहब को चुनेंगे। किसी चर्च के लिए चुनना हो तो फिर वहां पर आपका पुजारी और आपका मौलवी साहब नहीं जा सकते, ठीक है। फिर वहां पर कौन जाएंगे, फिर वहां पर जाएगा आपका कौन, फिर वहां पर कोई पोप यानी कि पादरी जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या बोलेंगे, नियुक्ति में वरीयता, नियुक्ति में वरीयता, ठीक है। 16 के 6 में क्या कहा गया है, जो 15 के 6 में कहा गया है कि भाई जब कभी नौकरियां होंगी, रोजगार के जब अब अवसर होंगे, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई है। और ये आरक्षण किस किस प्रतिशत में से तो होगा, तो जो 50.5 यूआर का मैंने आपको बताया था उसी में से, क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
किसमें